हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं, आज हम करेंगे कंट्रोलिंग चैप्टर्स ऑफ बिजनेस स्टडीज क्लास 12। और जिन बच्चों ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं करा है, बेटा जाकर के जल्दी से सब्सक्राइब करिए और वीडियो को एंड तक देखना, आपका कुछ भी ना छूटे, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। बेल आइकन बटन दबाना मत भूलना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज अपना चैप्टर, जो कि है क्या है, बिजनेस का कंट्रोलिंग। देखिए कंट्रोलिंग बेटा क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना। कंट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको याद होगा प्लानिंग मैनेजमेंट के फंक्शन क्या थे, जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या थे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग सबसे लास्ट फंक्शन था। ठीक है बेटा, इसके अंदर कंट्रोलिंग के अंदर रिलेशन प्लानिंग का है। कैसे है वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए, कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स। कंट्रोलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस किसके साथ? विद द स्टैंडर्ड्स। देखिए अब एक बात ध्यान से सुनना, कंट्रोलिंग के अंदर कैसा प्रोसेस मैंने बताया, जिसके अंदर हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस किसके साथ? स्टैंडर्ड के साथ। देखिए बेटा, सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर खुलती है, उसका मेन एम क्या होता है? गोल ओरिएंटेड। कहने का मतलब है गोल को अचीव करना। ठीक है, तो हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या बनाते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज। सपोज करो हमें ये पेन बनाना है, ठीक है, तो इस पेन को बनाने के लिए हम कुछ प्लान करके रखेंगे कि इस स्टैंडर्ड का पेन हमें बनाना है। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, तो हम कुछ प्लान करके रखेंगे। प्लान स्टैंडर्ड, प्लानिंग किस चीज के लिए होती है? फॉर दी फ्यूचर। याद रखना, प्लानिंग हमेशा किस चीज के लिए होती है? फ्यूचर के लिए। तो हम प्लान स्टैंडर्ड बना के रखेंगे, हमें इस तरह का, जो मेरे हाथ में है, कि इसी तरह का हमें पेन बनाना है। जब ये पेन बन के तैयार हो जाएगा, एज अ सैंपल हम इस पेन को कंपेयर करेंगे किसके साथ? एक्चुअल परफॉर्मेंस इसकी चेक करेंगे विद द स्टैंडर्ड। ओके, हम क्या करेंगे? एक्चुअल परफॉर्मेंस को, जो हमने माइंड में पहले से प्लान कर रखा था, इस स्टैंडर्ड का हमें पेन बनाना है, उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे। फाइंड आउट डेविएशन। यहां पर बेटा डेविएशन क्या चीज है, बहुत ध्यान से सुनना। यहां पर डेविएशन है मिस्टेक्स। अगर उसके बाद देखिए आपने क्या चीज करी भाई, कंपेयर कर दिया एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ, जो प्लान स्टैंडर्ड हमने पहले से बनाया हुआ था कि हमें इस तरह का पेन चाहिए। अगर उसके बाद कोई मिस्टेक्स आई, हो सकता है ये पेन जैसा आपने स्टैंडर्ड सोचा था वैसे ना बन के आया हो, उसके बाद अगर वैसा नहीं बन के आया तो हम उसकी गलतियां फाइंड आउट करेंगे, डेविएशन मिस्टेक्स फाइंड आउट करेंगे इफ एनी, एंड देन टेक करेक्टिव एक्शंस। दैट इज नोन एज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज अ प्रोसेस। मेरे साथ साथ वीडियो को पॉज करके बोल दीजिए, कंट्रोलिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को किसके साथ? मैंने जो बताया, प्लान स्टैंडर्ड के साथ। फिर उसके बाद क्या करेंगे? फाइंड आउट डेविएशन, मिस्टेक्स फाइंड आउट करेंगे। अगर हमें लगेगा इस पेन के अंदर थोड़ी बहुत कुछ मिस्टेक्स है, कुछ चेंजेस हमें करने चाहिए, तो टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, उस मिस्टेक को दूर करने के लिए हम करेक्टिव एक्शंस लेंगे। दैट इज नोन एज व्हाट? कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ what? Comparing the actual performance with the standards, with the planned standards. Find out the deviation, mistakes को find out करेंगे if any, and उसके बाद हम क्या करेंगे? corrective actions ले लेंगे। This is known as what? controlling। ठीक है बेटा, आगे चलिए। आगे है आपके सामने फीचर्स। देखिए अब आया फीचर्स। कंट्रोलिंग की डेफिनेशन हमने कर ली। कोई भी आपसे पूछे कंट्रोलिंग क्या है? कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड, डेविएशन को फाइंड आउट करेंगे और टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। ठीक है, इसी के अंदर आपका प्रोसेस भी छुपा है, ये भी मैं बता दे रही हूँ, अभी आगे करेंगे हम बेटा। अब है आपके पहले फीचर्स। अब फीचर्स के अंदर आप देखिए, फीचर्स के अंदर हमारा क्या है? देखिए बेटा, हम शॉर्ट फॉर्म में भी, मैं अभी सारे चैप्टर्स में आपको बता रही हूँ, इसमें भी बता रही हूँ। हम शॉर्ट फॉर्म में पढ़ सकते हैं, पुट फीफा गेम्स इन बॉक्स। पुट फीफा गेम्स इन बॉक्स, इसका पहला लेटर ले लेंगे, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर, और उसको हम शॉर्ट फॉर्म ले लेंगे। अगर आप शॉर्ट फॉर्म में करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, और नहीं तो अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में नहीं करना है तो आप पॉइंट को समझ के उनको तब लर्न कर सकते हो। ठीक है बेटा, वो आपकी मर्जी है। देखिए PEGIB, ये शॉर्ट फॉर्म किसकी है? फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। जहां पे P क्या है? परवेसिव फंक्शन, F क्या है? फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन, G क्या है? गोल ओरिएंटेड फंक्शन, I क्या है? इज नॉट द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, B क्या है? बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन। ठीक है बेटा, अब हम इनको
पढ़ेंगे डिटेल्ड में। अब देखिए कंट्रोलिंग इज अ परवेसिव फंक्शन। देखिए बेटा, कंट्रोलिंग इज अ प्लानिंग में भी हमने परवेसिव फंक्शन किया था, कंट्रोलिंग भी परवेसिव फंक्शन है। परवेसिव का मतलब क्या चीज होता है? हर जगह जरूरी, एप्लीकेबल एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताना, लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं। 3 लेवल होती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो सब पे कंट्रोलिंग की सबसे ज्यादा जरूरत है, तभी हम गोल अचीव करेंगे। तो कंट्रोलिंग इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर, कंट्रोलिंग की हर जगह जरूरत होगी। परवेसिव का मतलब ये होता है एप्लीकेबल टू एवरीवेयर। तो इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इन ऑल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन ऑल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है वेदर ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल हो या बिग हो, सब जगह आपकी कंट्रोलिंग की जरूरत है। कंट्रोलिंग इज परवेसिव, कंट्रोलिंग को हर जगह जरूरत है कंट्रोलिंग की, whether it may be a small organization, big organization, at all the level of management, controlling is necessary to achieve। ये लाइन को याद रखना, गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। आई होप आपको समझ आ रहा हो बहुत अच्छे से। नेक्स्ट है आपका कंट्रोलिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग। देखिए कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग क्या है? कंट्रोलिंग बाय एनालाइजिंग पास्ट परफॉर्मेंस। देखिए जब कंट्रोलिंग के अंदर क्या होता है, हमने एनालाइज करा पास्ट परफॉर्मेंस। पास्ट परफॉर्मेंस समझते हो? जो पहले हमने किसी चीज का परफॉर्मेंस दिया है। जैसे इसको, इस पेन को बनाना है तो हम ये चेक करेंगे पास्ट में ये पेन कैसा बन के आया था। तो बोल रहे हैं एंड लोकेटिंग पास्ट मिस्टेक, और अगर इस पेन में पास्ट में कोई मिस्टेक्स आई होगी, हेल्प्स इन इंप्रूविंग द फ्यूचर परफॉर्मेंस, ताकि हम फ्यूचर की परफॉर्मेंस और अच्छी कर सकें। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल कोई क्लास 12th का स्टूडेंट है और उसके प्री बोर्ड में मार्क्स बहुत कम आए, प्री बोर्ड फर्स्ट में उसके मार्क्स आए हैं 80 में से 40। सपोज करो इको का एग्जाम है या बिजनेस का एग्जाम है जिसमें से 80 में से 40 आए और उसने तैयारी अच्छी करी हो, तो वो क्या चीज करेगा? वो ये चीज चेक करेगा, मैंने तो तैयारी बहुत अच्छी करी थी लेकिन मैं कहाँ से मेरे मार्क्स कट गए। तो पास्ट परफॉर्मेंस से आने वाला सेकंड प्री बोर्ड जो होगा उसके लिए वो क्या सीखेगा बेटा कि पास्ट परफॉर्मेंस में जो गलती हुई है वो आगे रिपीट ना करे, ताकि सेकंड प्री बोर्ड में उसके मार्क्स और भी अच्छे हो और क्या चीज है, उसका फ्यूचर इंप्रूव हो सके। फ्यूचर इंप्रूव कैसे होगा? अच्छे मार्क्स ला के बोर्ड में एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेगा। सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग कैसे है? कंट्रोलिंग के अंदर हम एनालाइज करते हैं कि हमारी पास्ट परफॉर्मेंस में कुछ कमी तो नहीं रह गई थी। कोई गुड्स एंड सर्विसेज बन के आया है तो उस परफॉर्मेंस में कोई कमी तो नहीं रह गई थी। अगर कोई कमी रह गई है तो हम पास्ट मिस्टेक से सीखेंगे और फ्यूचर में इंप्रूव करेंगे अपनी परफॉर्मेंस को। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। फिर है आपका कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। आपका कंट्रोलिंग गोल ओरिएंटेड प्रोसेस कैसे है? इफ कंट्रोलिंग इज एक्सक्लूडेड, अगर कंट्रोलिंग को हटा दिया गया फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में से, all other function of management, planning, organizing, directing, staffing will be meaningless। याद रखना बेटा कंट्रोलिंग सब जगह जरूरी है, whether it may be a planning, उसमें भी कंट्रोलिंग की जरूरत है और हम आगे पढ़ेंगे भी डिटेल में। ये ऑर्गेनाइजिंग के अंदर चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए भी हमें कंट्रोल की जरूरत पड़ती है, गाइड करने के लिए भी कंट्रोल की जरूरत पड़ती है। डायरेक्टिंग का मतलब ये होता है लीडिंग गाइडिंग, स्टाफिंग के लिए भी हमें कंट्रोलिंग की जरूरत पड़ती है। तो बोल रहे हैं विल बी मीनिंगलेस, इसलिए क्या चीज बोल रहे हैं, अगर आपने कंट्रोलिंग को एक्सक्लूड कर दिया ऑल अदर फंक्शंस में से तो क्या चीज हो जाएगा? कंट्रोलिंग गोल ओरिएंटेड प्रोसेस नहीं होगा। क्योंकि अगर कंट्रोलिंग इंक्लूड रहा तो ये सारे फंक्शन में कंट्रोलिंग लगेगा ही लगेगा। इट हेल्प्स इन अचीविंग, आप आगे लिख सकते हो, इट हेल्प्स इन अचीविंग द गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। आगे देखें बेटा, आगे आपका कंट्रोलिंग इज नॉट द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं है, एज इट इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअस मेजरमेंट and review of performance and revision of standards, it is not a one time job। देखिए बेटा कंट्रोलिंग इज नॉट द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। एक बात याद रखना, क्योंकि कंट्रोलिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सब में जरूरी है। अगर आपको गोल अचीव करने हैं तो कंट्रोलिंग सारे फंक्शंस में लगेंगे ही लगेंगे। बाय द वे मैंने आपको फर्स्ट डेफिनेशन बताई थी, कंट्रोलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम मेजर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड सेट के साथ, जो ये बात बता रहे हैं। इट इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअस मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस, ताकि हमें ये पता चलता रहे जो गुड्स एंड सर्विसेज हमने बनाए हैं उसका रिव्यू मिलता रहे, क्या वो सही बन के आए हैं या नहीं, हमें परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता रहता है। एंड रिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड, ताकि हम अपने स्टैंडर्ड को सही रखें। जैसे मेरे को ये पेन बनवाना है तो बनाना है, मैंने इसका स्टैंडर्ड सेट कर दिया, एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ इसको कंपेयर कर दिया, अगर इसमें कोई डेविएशन, कोई मिस्टेक्स होगी उससे हम उसको सही कर लेंगे
और इट इज नॉट अ वन टाइम जॉब, ये एक टाइम का जॉब नहीं है, ठीक है। बार बार हम कुछ चेंजेस गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर अकॉर्डिंग टू ये डायनामिक चेंजेस हम लेकर के आते रहते हैं, उसमें कंट्रोलिंग की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। अब कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन। अच्छा, कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन क्यों है बेटा, ये याद रखना। कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन क्यों है? कंट्रोलिंग मेजर्स एंड कंपेयर्स। कंट्रोलिंग को बैकवर्ड क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि इसके अंदर हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस की किससे, जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स्ड करा है इन दी पास्ट। सपोज करो मुझे 1000 पेन ये बनाने हैं, और 1000 पेन बनाने के लिए मैंने क्या करा, पहले इस पेन को बनाने के लिए एज अ सैंपल एक पेन को कंपेयर करा विद दी व्हाट, आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ, कि किस तरह का पेन बन के आया है। दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी बैकवर्ड लुकिंग। तभी तो कंपेयर करेंगे, क्योंकि पास्ट में हमने क्या चीज करा, पहले ये चीज देखा हमें कितने पेन बनाने हैं, स्टैंडर्ड सेट कर दिया, स्टैंडर्ड प्लान कर लिया कि हमें प्लान बनाना है, तो इसलिए कंट्रोलिंग को बैकवर्ड लुकिंग कहा गया है। ठीक है बेटा, क्योंकि हम इसके अंदर पहले स्टैंडर्ड सेट करते हैं एंड देन उसके बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं, इसलिए इसको बैकवर्ड लुकिंग कहा गया है। नेक्स्ट पे आइए, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे इजी भी है बेटे, ठीक है। प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग के अंदर देखिए सबसे पहला क्या है आपका, सैम मेक्स कपकेक्स आफ्टर टी, या तो इसका फर्स्ट लेटर जैसे मैंने बताया आप वो कर लीजिए। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो याद रखना SM सबसे इजी, कैट सबसे इजी है, SM कैट। याद रखना, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग कोई भी पूछे तो क्या होगा आपका, कोई भी अगर पूछता है आपसे भाई प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग क्या है, SM कैट, तो क्या होगा, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, एनालाइजिंग डेविएशन, मिस्टेक्स को फाइंड आउट करना, इसको क्या बोलते हैं, डेविएशन को मिस्टेक्स, ठीक है, गलतियां जो होगी। C स्टैंड फॉर कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, T स्टैंड फॉर टेकिंग करेक्टिव एक्शन, SM कैट। ठीक है, आगे देखें। अब है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड में क्या है, द फर्स्ट स्टेप इन दी कंट्रोलिंग प्रोसेस इज टू स्टैब्लिश। देखिए फर्स्ट स्टेप कंट्रोलिंग प्रोसेस में क्या है, कंट्रोलिंग प्रोसेस, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप इन दी कंट्रोलिंग प्रोसेस क्या है आपका, इज टू स्टैब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। सबसे पहले क्या चीज करना, प्लान करके रखना, स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। दीज स्टैंडर्ड प्रोवाइड द बेसिस अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। उसके बाद क्या चीज होगा, ये स्टैंडर्ड प्रोवाइड करते हैं किस चीज का बेसिस, कि हमें जो स्टैंडर्ड हमने बनाया है उसको हम मेजर कर सके इन फ्यूचर, ठीक है। स्टैंडर्ड कैन बी मेजर्ड इन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टर्म्स। देखिए क्वालिटेटिव तो मोस्टली यूज नहीं करा जाता, स्टैंडर्ड जो भी हमने यूनिट में मेजर करेंगे, ये पेन है तो क्या होगा, इसमें ज्यादा जो मेजर होगा वो किसमें होगा, क्वांटिटेटिव मेजर्स, ठीक है, विच इज मेजरेबल, जो यूनिट में हो विच इज मेजरेबल, ठीक है बेटा। तो याद रखना सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड में सबसे पहले क्या चीज होगा, प्रोसेस में सबसे पहले हम माइंड में क्या चीज सेट करते हैं, प्लान करते हैं स्टैंडर्ड, हमें किस तरह का गुड्स एंड सर्विसेज या प्रोडक्ट बनाना है। तो फर्स्ट स्टेप इन दी कंट्रोलिंग प्रोसेस इज टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, दीज स्टैंडर्ड प्रोवाइड द बेसिस अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस। इसी स्टैंडर्ड के तौर पे, इसी स्टैंडर्ड पे ही जो हम ये पेन बना रहे हैं, मैंने एग्जांपल दिया, उसी पे ही तो हम एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या करेंगे, जज करेंगे बाद में। पहले हम फर्स्ट स्टेप याद करना, स्टैंडर्ड बनाना, प्लान करना स्टैंडर्ड, कि हम अपनी कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का स्टैंडर्ड क्या रखेंगे, ठीक है। ये पेन ही नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है, गुड्स एंड सर्विसेज को हम कमोडिटी भी बोलते हैं, ठीक है बेटे। और स्टैंडर्ड कैन बी इन क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वालिटी शो करता है, क्वालिटेटिव शो करता है द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, जो कि इसमें मोस्टली नहीं यूज होगा, यहाँ पे यूज होगा आपका क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव होता है कितनी क्वांटिटी में आपने गुड्स एंड सर्विसेज बनाए, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मोस्टली यूज होता है क्वांटिटेटिव, ठीक है। फिर है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। बेटा सबसे पहला मैंने बताया था SM कैट, ठीक है, तो ये आपका SM और ये C। अब है M वाला, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। वंस द स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस हैज बीन एस्टैब्लिश, हमने स्टैंडर्ड बना दिया, एस्टैब्लिश कर दिया, नेक्स्ट स्टेप इज टू मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है। अब मेजर करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड इन द सेम यूनिट इन विच स्टैंडर्ड्स आर सेट। हम क्या करेंगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड इन द सेम यूनिट इन विच स्टैंडर्ड आर सेट। अगर हमने ये बात सोचा है, इस पेन को बनाने में इसकी लागत लगी है, इसकी कॉस्ट लगी है ₹15,
तो सेम यूनिट में ही हम उसको मेजर करेंगे कि इस तरह का पेन है, इस तरह का स्टैंडर्ड होना चाहिए, इस ये क्वालिटी होनी चाहिए और ये 15 रुपए का रखा रहना चाहिए। तो ये क्या है, इट शुड बी मेजर्ड इन द सेम यूनिट इन विच स्टैंडर्ड को हमने सेट करा था। ये नहीं है कि आपने सोचा था ये पेन 15 का बन के आएगा और हम उसको सोच रहे हो 20 का कर दें, वो हम बाद में देखेंगे। ये इसके अंदर हम क्या करेंगे, जिसमें हमने सेट करा था उसी सेम यूनिट में ही हम इसको चेक करेंगे। इसमें रॉ मटेरियल भी लगा, इसका स्टैंडर्ड भी मेंटेन हुआ, सब कुछ देख के, ठीक है। अब है उसके बाद कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। अब क्या बात आई है, अब देखिए कंपेयर करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। द थर्ड स्टेप इज टू कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश्ड। उसके बाद थर्ड स्टेप के अंदर हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस को जो हमने स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश करा था अर्लियर, जो पहले हमने प्लान स्टैंडर्ड करा था कि हम इस तरह का पेन बनाएंगे, ठीक है। सच कंपैरिजन रिवील्स एज टू व्हाट एक्सटेंट द परफॉर्मेंस डेविएट्स फ्रॉम द स्टैंडर्ड। अच्छा बेटा एक बात ध्यान से सुनना, जब भी हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड स्टैब्लिश्ड को एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ, तो हमें कंपैरिजन करते हुए ये रिवील होगा, रिवील का मतलब ये पता चलेगा कि हमारी परफॉर्मेंस डेविएट का मतलब है कितने उस पॉइंट से हटी है जितना हमने स्टैंडर्ड सोचा था, कितना डेविएट हुआ है फ्रॉम द स्टैंडर्ड, क्या कमी रह गई है, कितना उस स्टैंडर्ड में कमी रह गई है वहां तक पहुंचने में, ठीक है, समझ रहे हो। तो वो किसमें होगा, एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड को जब हम कंपेयर करेंगे हम ये देखेंगे कितनी कमी रह गई है, परफॉर्मेंस डेविएट्स फ्रॉम द स्टैंडर्ड, कि हमारी परफॉर्मेंस में कितनी कमी रह गई है, कि हमारा उस स्टैंडर्ड का बन के आया है या नहीं, वो हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड के साथ। फिर नेक्स्ट है आपका एनालाइजिंग डेविएशन। अब जो आपकी मिस्टेक आई है, ठीक है, हमने अगर मिस्टेक पकड़ ली है, डेविएट कितनी मिस्टेक हुई है, अब हम एनालाइज करेंगे वो क्या मिस्टेक है। When the deviation between the planned and actual performance is significant, जब हमें पता चल जाएगा डेविएशंस मिस्टेक्स या चेंजेस जो भी हमें अपने प्रोडक्ट में करने हैं, when the planned and actual performance को जब हम देख लेंगे, a detailed analysis is made, हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, is made to identify the causes of such deviation, की मिस्टेक्स अगर क्यों हुई हैं, उसका कॉज क्या है, क्यों हमें चेंजेस करने पड़ेंगे अपने प्रोडक्ट में। तो मैनेजमेंट शुड यूज, अब याद रखना बेटे, मैनेजमेंट यूज करेंगी दो मेथड, उसके अंदर क्या है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस। याद रखना, एक यूज करेगी मैनेजमेंट CPC, दूसरा यूज करेगी मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन MBE, ठीक है। अब हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये पॉइंट याद रखना। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन MBE क्या होता है, दिस प्रिंसिपल इंप्लाइज दैट ओनली मेजर और सिग्निफिकेंट डेविएशन, सिग्निफिकेंट यानी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी मिस्टेक्स, जो बहुत बड़ी मिस्टेक्स कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हो गई हो, द प्रिंसिपल इंप्लाइज का मतलब शोज, दिस प्रिंसिपल शोज दैट ओनली मेजर, जो बहुत बड़ी मेजर मिस्टेक्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हो गई हो, शुड बी गिवन अटेंशन, उसको अटेंशन देनी चाहिए। नॉर्मल डेविएशन, अगर नॉर्मल मिस्टेक्स आ रही है, शुड बी इग्नोर्ड फॉर दे कैन बी करेक्टेड एट लोअर लेवल, उसको लोअर लेवल पे भी ठीक कर सकते हैं स्टाफ, ठीक है। लेकिन अगर कोई बहुत मेजर मिस्टेक्स आ गई है तो तुरंत उसको अटेंशन दी जाएगी और टॉप मैनेजमेंट को बताया जाएगा कि ये मिस्टेक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आ गई है। अगर कुछ मिस्टेक्स अगर हो रही हैं जो लोअर लेवल के लोग भी उसको ठीक कर लेंगे, लोअर लेवल स्टाफ ठीक कर लेंगे, तो क्या होगा, इट कैन बी इग्नोर्ड। लेकिन कोई मिस्टेक्स ऐसी हो गई कि जिसको नोटिस करवाया जाए टॉप मैनेजमेंट को, तो क्या होगा, इट कैन बी गिवन अटेंशन, ड्यू अटेंशन एकदम से दी जाएगी। इट इज द फैक्ट, इट इज द बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट इफ यू ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग यू मे एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग। अगर इसका ये एक फैक्ट पे डिपेंड है, इफ यू ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग, अगर आप सारी चीजों को ही कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो यू मे एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग, आप किसी चीज को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर लोअर लेवल के लोगों को नॉर्मल डेविएशन को ठीक करने के लिए, करेक्ट करने के लिए भी परमिशन नहीं मिली, तो क्या होगा, इफ यू ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग, अगर आप हर एक चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो रिजल्ट क्या होगा, एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग, आप किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ठीक है बेटा, आपको अच्छे से इसको पढ़ना है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस का मतलब यही है, फिर बता रही हूँ, कुछ मिस्टेक्स जो छोटी बहुत थोड़ी बहुत होती है तो वो क्या चीज करेंगे, नॉर्मल मिस्टेक्स जिनको बोलते हैं, लोअर लेवल भी उनको ठीक कर लेंगे, जो करेक्ट होगी उसको हम इग्नोर कर देंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लेकिन कुछ मेजर और इंपॉर्टेंट जरूरी काम हो जिसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है, तो उसको इट कैन बी गिवन ड्यू अटेंशन, तभी बता दिया जाएगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ठीक है बेटा, आगे देखो, आगे आपका क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल।
क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल को हम CPC भी बोलते हैं। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का मतलब क्या है कि रिजल्ट एरिया, मैं आपको यहां लिख दे रही हूं, KRA का मतलब होता है की रिजल्ट एरिया। ठीक है बेटा, आप लिख भी देना इसको पूरी फुल फॉर्म में, की रिजल्ट एरिया। इट मीन्स कीपिंग फोकस ऑन सम स्पेसिफिक की एरिया एंड इफ देयर इज एनी डेविएशन इन दिस की एरियाज। इसका क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का मतलब ये है कि आप सिर्फ ध्यान दो उन स्पेसिफिक की रिजल्ट एरियाज पे, अगर उसके अंदर कोई मिस्टेक्स आपको दिखी, डेविएशन का मतलब अगर उसके अंदर कुछ बदलाव की जरूरत हुई, कुछ मिस्टेक्स की आपको जरूरत हुई, आपको चेंजेस करने की जरूरत हुई इन की एरियाज पे, then it must be attended urgently। ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में सिर्फ फोकस करा जाता है उन एरियाज पे जिसको हम बोलते हैं की रिजल्ट एरिया, जहां से हमें रिजल्ट मिलेगा। अगर वहां कोई मिस्टेक दिखी तो उन की रिजल्ट एरियाज को फटाफट से अटेंड करा जाएगा अर्जेंटली। समझ गए बेटा, उसको अर्जेंटली क्या करा जाएगा, अटेंड करा जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए कैसे, इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन एन इंक्रीज ऑफ 7% इन लेबर कॉस्ट। देखिए अगर लेबर कॉस्ट कितनी बढ़ गई, 7%, इज मोर कॉस्ट इज मोर ट्रबलसम देन एन 18% इंक्रीज इन स्टेशनरी एक्सपेंसेस। देखिए बेटा एक चीज याद रखना, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर मशीन और लेबर का कॉम्बिनेशन है, इन दोनों की हेल्प से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होता है, गोल्स अचीव होते हैं यानी प्रॉफिट। और प्रॉफिट कब होगा, जब आप गुड्स एंड सर्विसेज बना करके लोगों की डिमांड को फुलफिल करोगे। ठीक है, तो याद रखना अगर 7% इंक्रीज इन लेबर कॉस्ट हुआ और उसके बाद लेबर ने कोई स्ट्राइक कर दी, काम करना बंद कर दिया, तो क्या होगा, आपका काम वही रुक जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव नहीं होगा। ध्यान किस पे दिया जाता है, मैंने आपको बताया था अभी, ध्यान किस पे दिया जाता है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में की रिजल्ट एरिया। और किससे आपको रिजल्ट मिलेगा, आपके लेबर से, क्योंकि लेबर ही जो होगी वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगी और हेल्प करेगी गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने में। तो बोल रहे 7% लेबर कॉस्ट अगर इंक्रीज होगी तो वो ज्यादा ट्रबलसम है, क्योंकि लॉट्स ऑफ लेबर्स वर्क इन योर ऑर्गेनाइजेशन। देन 18% इंक्रीज इन स्टेशनरी एक्सपेंसेस, 18% स्टेशनरी एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन 7% लेबर कॉस्ट के बढ़ने से क्या होगा, आपकी मैन्युफैक्चरिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है उस पर ज्यादा ट्रबलसम यानी दिक्कत करेगा। ये बात याद रखना। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल इसी को बोलते हैं। समझ गए, इट मीन्स कीपिंग फोकस ऑन की रिजल्ट एरिया। तो ज्यादा फोकस किस पे होगा, आपका लेबर कॉस्ट पे। ठीक है, क्योंकि ज्यादा ट्रबलसम ये करेंगे, अगर लेबर ने काम छोड़ दिया, स्ट्राइक कर दिया या कुछ भी कर दिया, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बनेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है आपका टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। टेकिंग करेक्टिव एक्शंस का मतलब क्या है, एज सून एज वेरिएशन आर रिपोर्टेड। वेरिएशन का मतलब होता है चेंजेस। ठीक है, जैसी पता चलेगा आपको क्या चेंजेस करने हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपके प्रोडक्ट में, करेक्टिव और रेमेडियल एक्शन। रेमेडियल होता है रिलीफ करने के लिए, एक्शन आर नीडेड टू बी टेकन टू प्रिवेंट रीअकरेंस ऑफ डेविएशन, ताकि मिस्टेक दोबारा अकर ना हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। डेविएशन का मतलब क्या है, मिस्टेक रीअकर ना करे ऑर्गेनाइजेशन। टेकिंग करेक्टिव एक्शंस का मतलब है एज सून एज चेंजेस आर रिपोर्टेड, कि ये चेंजेस करना है। सपोज करो इस पेन के अंदर कुछ गलतियां आई हैं, उसमें चेंजेस करना है, करेक्टिव एक्शंस लेना है, तो जैसी रिपोर्ट होगी करेक्टिव और रेमेडियल मेजर्स आर नीडेड टू बी टेकन। एकदम से क्या होगा, करेक्टिव और रिमेडियल एक्शन ले लिया जाएगा टू प्रिवेंट रीअकरेंस ऑफ डेविएशन, ताकि मिस्टेक दोबारा अकर नहीं हो। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट था बेटा, और इसकी फुल फॉर्म एक बार मेरे साथ फिर बोल दीजिए, SM कैट। ठीक है, वेरी इजी, कोई भी पूछे आपसे बोर्ड एग्जाम के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको अच्छी तरह से करिएगा बेटा। ठीक है, मेरा कहना है, और साथ साथ रिवीजन करते रहना। और जिन बच्चों ने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है, वीडियो को एंड तक देखना और जरूर से जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और हमारे साथ साथ पढ़ते रहें, ताकि आप और हम हार्ड वर्क करके फुल मार्क्स लेकर के आए बेटे। नेक्स्ट देखिए, आपका आ गई अब केस स्टडी। केस स्टडी के अंदर देखिए क्वेश्चन है आपका, विनबर लिमिटेड सेटअप अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट भिवाड़ी इन HP हिमाचल प्रदेश टू मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक गीजर्स। ठीक है बेटा,
विम्बर लिमिटेड है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है भिवाड़ी की इन एचपी हिमाचल प्रदेश में, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है इलेक्ट्रिक गीजर्स। गीजर्स पता भी होगा आप सबको क्या होते हैं, ठीक है, गर्म पानी करने के लिए। एंड सप्लाई देम टू द डीलर्स ऑल ओवर द कंट्री, सप्लाई कर रहे हैं डीलर को ऑल ओवर द कंट्री। देयर प्रोडक्शन टारगेट वाज 500 गीजर्स पर वीक। पर वीक उन्हें कितने गीजर बनाने हैं ये याद रखिएगा, 500 गीजर्स, ठीक है। और बेटा मैंने आपको पहले भी बोला है, जब भी आप केस स्टडी रीड करें पहले लास्ट लाइन को पढ़ लीजिए। मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, आप पहले लास्ट लाइन को पढ़ लेंगे। द अबव पैरा डिस्कस सम ऑफ द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फिर आपका ये आया स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट 5 होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। लेकिन अभी हमें पता नहीं है इसके अंदर से, ये तो पता चल गया है हमें, कोई भी इसमें बोला है स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ किसके, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कौन सा स्टेप है ये हमें नहीं पता है, ठीक है। एक्सप्लेन दिस स्टेप एंड ऑल्सो स्टेट दी स्टेप्स दैट हैव नॉट डिस्कस इन दी अबव पैरा। जो डिस्कस नहीं हुए स्टेप को वो भी आपको लिखने हैं। तो आ जाइए। देयर प्रोडक्शन टारगेट वाज 500 गीजर पर वीक। इट वाज डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट दैट वेरिएशन इन प्रोडक्शन अप टू 10 यूनिट्स बी एक्सेप्टेबल। चेंजेस कितने आ सकते हैं प्रोडक्शन के अंदर, 10 यूनिट तक भाई एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक द प्रोडक्शन वाज 450 गीजर्स, ठीक है। टारगेट कितना था 500, लेकिन कितने बने हैं 450। द नेक्स्ट वीक प्रोडक्शन इंक्रीजेस टू 470, भाई फिर 20 बढ़ गए हैं। फिर अ वीक लेटर प्रोडक्शन वाज जस्ट 10 कम हो गए 460, ठीक है, किससे, पहली वीक से। लेकिन बनाने कितने थे 500, 40 कम है भी। ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वाज फाउंड दैट फ्लक्चुएशन ऑफ इन प्रोडक्शन वाज ड्यू टू द इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी ना आने के कारण क्या हुआ, फ्लक्चुएशन इन प्रोडक्शन रही है। इलेक्ट्रिसिटी ना आने के कारण काम ठीक से नहीं हो पाया, प्रोडक्शन के अंदर फ्लक्चुएशन रहा है। अब पैरा आपको डिस्कस कर रहा है, ठीक है बेटा। अब सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूं द वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। क्या है आपका यहाँ पे कंट्रोलिंग, ठीक है। पहला क्या है, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। क्या बनाया था उन्होंने, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। दूसरा कंपेयर करा एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ। कैसे बेटा, देखिए 500 गीजर था, कितने बने पहले 450, फिर कितने बने 470, फिर कितने बने 460। एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करा, ठीक है बेटा। फिर है आपका एनालाइजिंग डेविएशन। अब एनालाइजिंग डेविएशन के अंदर क्या 2 पॉइंट है, सीपीसी, ठीक है, और दूसरा क्या है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, जो कि आपको अभी बताया गया था। सीपीसी क्या था, की रिजल्ट एरिया पे ध्यान दें सबसे पहले, जो दिया गया था वहां, ठीक है। लेकिन फिर भी फ्लक्चुएशन होने के कारण उनका 500 गीजर का टारगेट पूरा नहीं हुआ। और दूसरा क्या है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस, जिसके अंदर अगर आपने क्या चीज करा, दिस प्रिंसिपल शोज दैट ओनली मेजर्स डेविएशन। अटेंशन किसको दी जाएगी, मैनेजमेंट के अंदर टॉप मैनेजमेंट को बताया जाएगा अगर कोई मेजरली मिस्टेक है, नहीं तो उसको अवॉइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो हमें कारण भी इस ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पता चला, ड्यू टू द फ्लक्चुएशन इन प्रोडक्शन, ठीक है बेटा। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस और क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। अब फॉलोइंग आर द स्टेप दैट आर नॉट डिस्कस इन द अबव पैरा। वो क्या है, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। क्योंकि पहले हफ्ते में आप देख रहे हो क्या चीज हुआ, 450 गीजर्स, फिर उसके बाद कितना हुआ आपका 470 और 460। ऑन इन्वेस्टिगेशन ये फाउंड कर दिया गया है कि किस वजह से नहीं आपका ये टारगेट फुलफिल हुआ, इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके अंदर क्या चीज हुआ, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस और टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, जो डिस्कस नहीं हुए इस पैराग्राफ में, ठीक है बेटा। इसको करके देखना, इस केस स्टडी को, बहुत इजी है, आप कर लेंगे। और ऐसी कुछ केस स्टडी एनसीईआरटी में से भी कर लीजिएगा, या बाकी जो भी बुक आप पढ़ रहे होंगे। फिर नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंस, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस हम करेंगे दूसरे वाली आपकी दूसरी वीडियो के अंदर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय चैनल, और प्लीज अपनी फ्रेंड्स वगैरह को भी ज़्यादा से ज़्यादा बताइए। थैंक यू।